Good morning everyone. This is social science class for class 9th. So now we are starting with chapter 4 of political books, that is working of institutions. We already much studied about democracy, constitution and electoral policies. Now we are dealing with how the institutions work for a country. Overview. Democracy is not just about people electing their rulers. In a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. They have to work with and within institutions. This chapter is about the working of such institution in a democracy. We try to understand this by looking at the manner in which major decisions are taken and implemented in our country. We also look at disputes regarding these decisions are resolved. In this process, we come across the three institutions that play a key role in the major decisions: legislature, executive and judiciary. इसमें क्या बोला गया है कि हम ऑलरेडी डेमोक्रेसी देख चुके हैं। हमने उसमें देखा कि इलेक्शंस जो होते हैं वो मस्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होता है। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी इंस्टीट्यूट मतलब कि इंडियन को रन करने के लिए पूरी इसकी गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रही है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के कारण ही बन पा रही है। क्यों? क्योंकि ये तीनों होना ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक क्या करे, एक रूल को बनाएगा, दूसरा फॉलो करवाएगा, तीसरा उसका ध्यान रखेगी कि उससे कैसे हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉल्व करना है। और अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, कोई रूल कैसे बनता है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड समथिंग दीज इंस्टीट्यूशन इन अर्लियर क्लासेस। हेयर वी शैल क्विकली समराइज दोज एंड मूव ऑन टू आस्किंग लार्ज क्वेश्चन. In the case of each institution, we ask, what does this institution do? How is the institution connected to other institution? What makes it functioning more or less democratic? The basic objective here is to understand how all these institutions together carry on the work of government. Sometimes we compare these with similar institutions in other democracies. In this chapter, we take our examples from the working of the national level government called central government, union government or just government of India. So while reading this chapter, you can think and discuss examples from working of the government in your state. So हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन क्या काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं और क्यों काम करते हैं। फिर इसमें देखेंगे जो मेन गवर्नमेंट होती है, जो पूरे नेशन के लिए मतलब इंडिया के लिए वर्क करती है, उसको हम बोलते हैं नेशनल लेवल गवर्नमेंट, या हम उसको बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, या हम उसको सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं। यानी जो पूरे इंडिया के लिए वर्क कर रही है उस गवर्नमेंट के हमने 4 नेम्स देखे: नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर यूनियन गवर्नमेंट। So now we are starting with our chapter. How is a major policy decision taken? मेजर पॉलिसी के डिसीजंस कौन लेता है और कैसे लेता है? फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक गवर्नमेंट ऑर्डर। ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। 13 अगस्त 1990 में गवर्नमेंट ने एक इशू हुआ था जिस पर कुछ ऑर्डर्स दिए थे। इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। उसको किस चीज़ का नाम दिया? ऑफिस मेमोरेंडम। लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इट हैड नंबर एंड इज नोन बाय दैट OMNO 36012 by 31/90 EST SCT dated 13/8/1990। तो ये एक ऑर्डर था जिसको नाम दिया गया ऑफिस मोमेंटम और उसका ये नेम और नंबर था और डेट। द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन साइंड द ऑर्डर। और ये किसके लिए था? डिपार्टमेंट के लिए था जो ऑफिशियल्स होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री। एक डिपार्टमेंट का पूरा नेम है। ठीक है, पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन साइन द ऑर्डर। तो ये पूरा एक डिपार्टमेंट है जो इन चीज़ों के लिए मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द, किसके अंडर आता है ये डिपार्टमेंट? जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पर्सन साइन द ऑर्डर।
सो ये पूरा एक डिपार्टमेंट का नाम है जो एक काम करता है इंडिया के लिए. इट वॉज अ क्वाइट शॉर्ट, बियरली 1 पेज. जो इसका ऑर्डर था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1 पेज का था. It looked like an ordinary circular or notice that you may have seen in school. The government issue hundreds of orders every day on different matters. So ये जैसे स्कूल में हम देखते हैं ना कि अगर कोई नोटिस होता है या कोई इशू लिखा होता है, उस टाइप से था, जिसमें क्या था, hundreds of orders every day on different matter. मतलब जिसमें कम से कम 100 ऑर्डर होते थे हर दिन अलग अलग मैटर के. आज कुछ इश्यूज़ हैं 100, कल कुछ 100 इश्यूज़ हैं. But this one was very important and became a source of controversy for several years. पर ये जो ऑर्डर आया था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और बहुत साल तक इस पर कंट्रोवर्सी यानी लड़ाइयाँ चलती रहीं और इशू बना. Let us see how the decision was taken and what happened later. So अब हम चैप्टर में देखेंगे इसमें क्या हुआ था और क्या डिसीजन हुआ था. तो हम देख सकते हैं इस तरीके का कुछ ऑर्डर था जिसमें देखिए सब्जेक्ट यानी किससे रिलेटेड था, 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेटेड बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस. किसके लिए था, ताकि 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाए जो सोशली या एजुकेशनल के कारण बैकवर्ड क्लासेस हैं, मतलब जो पढ़ लिख नहीं पा रहे किसी कारण से, उनको सिविल पोस्ट यानी सिविल सर्विसेज के लिए, जॉब्स के लिए. इन मल्टीपल तो ये इसी में है जिसमें मेंडल कमीशन भी आया. द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कॉल्ड द मेंडल कमीशन. किसको दिलवाना चाहते थे, मेंडल कमीशन को. इसको हम स्टार्टिंग से. इन द मल्टीपल एंड undulating society like ours, early achievement of objective social justice as enshrined the commission is must. The second backward and classes commission called the Mendel Commission was established by the government with this purpose in view, which submitted its report to the government of India on 31 December 1980. कब हुआ था, 31 दिसंबर 1980 को. और इसमें यही कहा गया था कि जो लोग पढ़ाई में किसी कारण से पीछे रह गए हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाए. Government have already carefully considered the report and the recommendation of the Commission in the present context regarding the benefits to be extended to the socially and educationally backward classes as opinion by the Commission, and are of clear view that the outset certain weightage has to provided to such classes in the services of union and their publishing undertaking according to the orders issued as follow. सो उसमें यही कहा गया था कि जो भी लोग बैकवर्ड क्लास से हैं, चाहे वो पढ़ाई में पीछे रह गए और सोशली भी बैकवर्ड है, मतलब जिनको किसी कारण से सोसाइटी ने पढ़ने लिखने नहीं दिया या एक्सेप्ट नहीं करा, जैसे हम कह सकते हैं एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, तो उन लोगों को हम क्या करें कि आगे लाएं, उनको रिजर्वेशन दें. 27% of vacancies in civil post and service under government of India shall be reserved for SEBC. क्या नाम दिया, SEBC. और कितना परसेंट रिजर्वेशन बोला है, 27%. The aforesaid reservation shall be applied to vacancies to be filled by direct. और बाकी जो डायरेक्ट होगा वहाँ भी इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा. रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग. अब गवर्नमेंट में इनको कैसे दिया जाए, पहले सिविल सर्विसेज के लिए बोला गया, सिविल सर्विसेज यानी जो जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट, फिर ये बोला गया कि इनको गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन दिया जाए. द अंडरसाइंड इज डायरेक्ट टू रेफर दिस डिपार्टमेंट्स OM नंबर 36012/3190 estate SCT dated the 13 August 1990 and 25th September 1991 regarding reservation for socially and educationally backward classes in civil post and service under the government of India, and to say the following Supreme Court judgment in the Sanjay and Union of Indian and other case. The Government of India appointed an expert committee to recommended the criteria for the exclusion of socially advanced person sections from the benefits of reservation for other backward classes in civil post and service under the Government of. तो ये डिमांड की गई थी कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, चाहे सोशली एंड एजुकेशनली, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आगे लाया जाए ताकि वो भी इंडिया के लिए काम कर सकें.
This order announced a major policy decision. It said that 27% of vacancies in civil posts and services under Government of India are reserved for socially and educationally backward classes, that is SEBC. SEBC is another name for all those who belong to castes that are considered backward गवर्नमेंट। सो ये उन सब के लिए था 20% जो भी बैकवर्ड कास्ट से हैं इनको SEBC यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का नाम दिया गया। और गवर्नमेंट में मतलब पूरे इंडिया में जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस मानी जाती हैं ये उन सब के लिए एक रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा था। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज स्टिल देन अवेलेबल ओनली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। सो किसके लिए था? शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड SEBC। सो अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से अलग कैटेगरी बनी थी, SEBC वॉज इंट्रोड्यूस। ओनली पर्सनस हु बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब। और इस जॉब के लिए वही लोग एलिजिबल होते थे जो 27% कोटे में जो सिर्फ बैकवर्ड क्लास से हुआ करते थे। अदर्स कुड नॉट compete फॉर दिस जॉब। और इस जॉब के लिए दूसरे लोग कंपटीशन में नहीं आ सकते थे। सो डिसीजन मेकर्स, तो ये एक आइडिया था। अब इसके पीछे क्या डिसीजन लिए गए? द डिसीजन मेकर्स हु डिसाइड टू इशू दिस मोमेंटम। पहले तो ये इशू किया किसने था? क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय अ पर्सन हु साइन दैट डॉक्यूमेंट। कि इतना बड़ा डिसीजन 27% जॉब्स पूरी कंट्री में से रिजर्वेशन देना एक जना नहीं ले सकता। तो ये डिसीजन जिसने केवल साइन किया था, मतलब ये कुछ लोगों द्वारा, ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा या कुछ लोगों ने डिमांड करी होगी इसीलिए लिया गया होगा। कोई एक ऑफिसर जिसने साइन करे थे वो इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। द ऑफिसर वॉज मैरिली इम्प्लीमेंटिंग इशू गिवन बाय मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस ऑफ विच द डिपार्टमेंट वॉज अ पार्ट। सो ये एक बड़े डिपार्टमेंट का बस छोटा सा पार्ट था जिसने उस ऑफिसर ने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे। We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country। तो क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि इतना बड़ा डिसीजन एक ह्यूमन बीइंग नहीं ले सकता, एक ऑफिसर, उसके साथ ज़रूर 2-3 लोग होंगे। We can guess that such a major decision would have involved such major functionaries in our country. You have already read the previous class about some of them. Let us go of some main points। तो हम देखेंगे जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि भाई एक जना इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, तो किसने मिलके इस डिसीजन को लिया? प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाइएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। सो जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरी कंट्री का सबसे बड़ा हेड होता है और सारी चीज़ों का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर किसी को डिसीजन लेना है तो वो कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल द गवर्नमेंट पावर्स। ही टेक्स ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग। सो जो सेकंड हेड होता है, ये गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है, जो पार्टी होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है, प्रेसिडेंट की नहीं होती। तो इसलिए जो गवर्नमेंट के सारे डिसीजंस लेगा वो कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर। वो अलग से मीटिंग करता है जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मीटिंग्स। मतलब उसके जो अदर वर्कर्स होते हैं, अदर हेल्पर्स होते हैं, उनको सबको बुलाता है एक जगह और डिसीजन मीटिंग होकर डिसीजन होता है, पर कोई एक जना नहीं लेता। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव सपोर्ट अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। सो और जो भी डिसीजन होता है पार्लियामेंट में मीटिंग होती है जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको ज़्यादातर लोकसभा का सपोर्ट होता है। So we are all these people involved in this decision regarding the office momentum let us found। So इसमें कौन कौन हेल्प कर सकता है अब हम देखेंगे। The office momentum was a
क्यूमिलेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट। जो मोमेंटम मतलब पॉलिसी डिसीजन का ऑफिस होता है, वहाँ पे इसकी एक लंबी चेन चलती है, कोई भी डिसीजन ऐसी नहीं हो जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकेंड टाइम ये हुआ था कि सेकेंड बैकवर्ड कमीशन इन 1970 मतलब किसी बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन देने का सोचा था। इट वॉज हेडेड बाय B.P. मंडल, हैज़ इट पॉपुलरली कॉल्ड मेंडल कमीशन, और हम इसको मेंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन दिस क्राइटेरिया to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended steps to be taken for their advancement। और ये उस समय हुआ था जब बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के काम किया गया था और रिजर्वेशन दिया गया था। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। जो कमीशन था उसने रिपोर्ट दी थी पूरी, मतलब सर्वे वगैरह करके कि कितने लोगों को वाकई में प्रॉब्लम थी 1980 में, एंड मेड मैनी रिकमेंडेशंस, और बहुत सारी रिकमेंडेशन मतलब सल्यूशंस भी दिए थे। वन ऑफ दीज वॉज 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब, और उसमें से एक था कि 27% गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाए सोशल और बैकवर्ड क्लासेस को। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, और फिर ये रिपोर्ट और रिकमेंडेशन यानी सॉल्यूशंस जो थे वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुए थे। फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंट एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन कमीशन रिकमेंडेशंस। तो फिर क्या होता, बहुत दिनों तक, बहुत समय तक इसमें पार्टीज़ में एंड पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था, और उसके बाद कुछ इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि इम्प्लीमेंट करने के बारे में, मतलब कुछ करने के बारे में सोचा गया था। देन केम द लोकसभा इलेक्शन इन 1989, और फिर 1989 में लोकसभा के इलेक्शंस आ गए थे। इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो द जनता दल प्रॉमिस्ड दैट इफ़ वोटेड द पावर इट वुड इम्प्लीमेंट द मेंडल कमीशन रिपोर्ट। फिर उन जो लोक दल के लोग थे, मतलब जो रिजर्वेशन लेना चाहते थे, सोशली बैकवर्ड लोग थे, उनने ये कहा था कि अगर उन लोगों ने इन्हें रिजर्वेशन दिलाया तो वो मेंडल कमीशन, जो इसको मेंडल कमीशन रिपोर्ट का नाम दिया गया था, तो मेंडल कमीशन अगर रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई तो वो वोट उनके लिए ही करेंगे। द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन, और इसलिए जनता दल एक पार्टी का नाम था, जनता दल की गवर्नमेंट बन गई। इट्स लीडर VP सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और जो उसका लीडर था VP सिंह वो प्राइम मिनिस्टर बना। सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट, और इसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुए थे। सो वी विल डिस्कस फर्दर इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।